मैं आपका होस्ट इनान अहमद हिंदुस्तानी अब तक में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं कोई वर्ल्ड की न्यूज़ लेके नहीं आया। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ और जिसमें मैं अपनी राय रखूँगा और आप भी अपने कमेंट करिएगा आपकी क्या ओपिनियन बनती है। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ ये टॉपिक जो रहेगा जिस पे हम डिस्कशन अभी करेंगे, मैं अपनी बातें रखूँगा आपके सामने, वो हमारे ही भारत की है। ये भारत से जुड़ी हुई है और हमारे पास से लेकर अब तक के भारत के बारे में बताई गई है। इसमें सबसे पहले तो भारत दुनिया का सबसे एक बड़ा देश है और ये दुनिया के एरिया के हिसाब से 7वें स्थान पर आता है। और भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश के तौर पर भी जाना जाता है। और इस डेमोक्रेटिक देश की, भारत की, जो कि कई सारी प्रॉब्लम भी रही है, जो कि आज़ादी से पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी ये कंटिन्यू रही और अभी भी है। मगर आज़ादी के बाद इस पे गिरावट बहुत तरीके से आ गई है। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद ये सारी प्रॉब्लम कमियां आई हैं, काफ़ी हद तक कमियां आई हैं। उस प्रॉब्लम की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो सबसे पहले आता है नाम पॉवर्टी का, जिसको कहा जाता है गरीबी। फिर स्टार्वेशन यानी भूखमरी, 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान कड़ी मेहनत करता है, जब भी उसको कई लोग भारत में ऐसे हैं जिनको ये रोटी नहीं नसीब हो पाती है। फिर जो तीसरी प्रॉब्लम अराइज हुई है, पहले थी, अब कहा जा रहा है कि कमियां आई हैं, तो इसके ऊपर भी आप अपने राय दीजिएगा कि करप्शन पहला जितना था अब कितना हो गया। ये 3 प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ चौथी प्रॉब्लम जो आ रही है इलिटरेसी की। इलिटरेसी हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद में इसमें काफ़ी गिरावट आई है और इलिटरेसी यानी एजुकेशन लेने की जो ताकत थी हिंदुस्तान की काफ़ी बड़ी है। लोगों में जागरूकता हुआ है और उन्होंने एजुकेशन पे खासा जोर दिया है। और 5वीं जो प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ केयर यानी मेडिकल फैसिलिटी हम जहाँ तक कहते हैं कि आज़ादी के बाद जितने मौतें होती थी उसके बाद मेडिकल में तरक्की हिंदुस्तान के द्वारा करने के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हुई है, इसके लिए मांग है। मगर ये अभी तक परसिस्ट है, ये कंटिन्यू है और ये चली आ रही है। तो ये जो 5 प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, करप्शन, इलिटरेसी और मेडिकल फैसिलिटी की, पब्लिक हेल्थ केयर, तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही है। इसके ऊपर हमारी इकोनॉमी भी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी 2020 में हम अगर हैं अभी इस समय, तो हम इसको देखेंगे अपने पर्सपेक्टिव से कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1947 से लेकर 2020 तक हमने जो ट्रैवल किया है, हमने क्या खोया है, क्या पाया है। ठीक है, तो यही हमारा मेन टॉपिक है और इस पे मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं सबसे पहले बता देता जाता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो इकोनॉमी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा और कई लोगों ने न्यूज़ चैनलों पर भी देखा होगा, पेपर में, अखबारों में भी आता रहता है ये 3 टाइप्स की इकोनॉमी के बारे में। पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड है मिक्स इकोनॉमी। सबसे पहली बात कर ली जाए सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादातर एरिया जो है गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहता है और सेकेंड एरिया जो आता है प्राइवेट, यानी ज़्यादातर कैपिटलिस्ट जिसको कहा जाता है, ज़्यादातर एरिया प्राइवेटाइजेशन होता है और ज़्यादातर एरिया प्राइवेट के कंट्रोल में रहता है। यानी देश की ज़्यादातर भागीदारी किसके हाथों में रहती है? प्राइवेट सेक्टर के एरिया में रहती है। और थर्ड मिक्स इकोनॉमी, जहाँ आधा सेक्टर डिवाइड होता है प्राइवेट एरिया के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, और आधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, यानी गवर्नमेंट एरिया कहलाता है। तो हमारी इंडिया भी जो है वो मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे कुछ सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर को दिया गया है, गवर्नमेंट एरिया में दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों का कोलैबोरेशन है, प्राइवेट एरिया का भी है और गवर्नमेंट एरिया का भी है। तो अगर हम पास की अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद हमारा जो
एग्रीकल्चर एरिया था वो 70% था। हमारे लोग जो 70% एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे, अपनी इनकम जनरेट करते थे एग्रीकल्चर से ही जनरेट करते थे। और ये बात मानने वाली भी है, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ज़्यादा उसकी इनकम जनरेट करने के लिए कोई ऐसे एरिया नहीं था जहाँ से वो अपनी इनकम को जनरेट किया जा सके। मगर यहाँ के लोग ज़्यादातर अपनी जो जीविका, अपनी जो इनकम जनरेट करते थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही जनरेट करते थे और एग्रीकल्चर के यूज़ को ही आगे बढ़ाते थे। मगर जिस हिसाब से वक्त बदला धीरे धीरे और इंडिया जो है अपने आगे दौर पे अगर बढ़ता हुआ चला गया और उसने अपने तरक्की पे जैसे जैसे उसके साथ साथ उसका एरिया भी बढ़ता चला गया। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर की बात पे तो आपके सामने एक डाटा आ रहा होगा जो कि दिखा रहा है कि आफ्टर 1947 के बाद जो अगर एग्रीकल्चर एरिया अगर हम देखते हैं तो 50-60% के हिसाब से था। एरिया जो इंडिया का कवर कर रहा था वो 50-60% तक कवर कर रहा था। और ये यही हाल देखा जाए अगर अदर सर्विस सेक्टर की, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री की आप देख रहे होंगे। इंडस्ट्री जो था आज़ादी के बाद इंडस्ट्री जो थी 10 से लेकर 20% के बीच में ही थी, यानी बहुत कम थी इंडस्ट्री की एरिया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, उस समय नहीं हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और सर्विस सेक्टर के बारे में बात की, हाँ सर्विस सेक्टर थोड़ा विस्तार हो गया था क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से गए थे, कई सर्विसेज यहाँ छोड़ के गए थे और उसके साथ इंडिया को बस कोप अप करना था, उसी के साथ बस इंडिया को यूनाइट करना था। तो ज़्यादा उसमें दिक्कत की नहीं सामना करना पड़ा। मगर जब भी वो अगर देखा जाएगा तो बहुत ही लो लेवल का था, क्योंकि 30% एरिया ही सर्विस सेक्टर कवर कर रहा था। मगर उस समय अगर देखा जाएगा तो वर्ल्ड की इकनॉमी जो है सर्विस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुकी, मगर इंडिया को आज़ादी देर में मिली थी, इस वजह से इंडिया उतनी ज़्यादा इससे साथ नहीं आगे बढ़ पाई। मगर एग्रीकल्चर इंडिया का बहुत ही ज़्यादा था। अब सवाल यहाँ उठता है, जब एग्रीकल्चर ज़्यादा था तो यहाँ पे उस समय भूखमरी क्यों हो गई, वजह क्या है? इसकी राय आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, अपनी राय खुद रख सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट में आपका मैं इंतज़ार करूँगा। और मेरे ख्याल से जो इसका जो मेन वजह रही होगी वो रही होगी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारे एग्रीकल्चर थे, हमारे जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, जो फार्मिंग कर रहे थे, उन्होंने जितने सारे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे वो आउटडेटेड थे, यानी हल से खेत जोता जाता था और ये सारी चीज़ें होती थी, जिस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो पाता था। तो चलते हैं आगे। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसके बाद 1950s के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडिया ने भी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया और अपने यहाँ जगह दिया, तो इंडस्ट्रीज़ कुछ धीरे धीरे इसका ग्रोथ होना चालू हो गया। जैसे आप आया होगा, अभी भी आया होगा आपके सामने एक ग्राफ आया होगा जिसमें इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ स्लोली डाउन ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्रीज़ की। और फिर उसके बाद ड्रामेटिक चेंज आया सर्विस सेक्टर में। इंडिया की जो ग्रोथ हुई सबसे ज़्यादा हुई सर्विस सेक्टर के विस्तार से। जो सर्विस सेक्टर हमारा जो बहुत तेज़ी से फैला, ये है मिड 70s और 80s के एरियाज़ में सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, क्योंकि यहाँ से फिर निकल के कई कंपनियाँ बाहर निकल के हैं जो ग्लोबल मार्केट पे सीधा कैप्चर करने लगी। 80s में तो इसका पूरी तरीके से विस्तार हो गया था और कई कंपनियां जो आई थी वो मैं आपको बताता चलूँ, वो आज भी ये कंपनियां जीवित है और आप देख रहे हैं ये इनको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, जैसे TCS, SCL, विप्रो, इन्फोसिस। इन कंपनियों ने ही हिंदुस्तान का मान भी बढ़ाया और हिंदुस्तान की ग्रोथ भी बढ़ाई, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और हमारे इंडिया को दुनिया पे एक अलग मुकाम हासिल हुआ। परंतु इसी के बाद जस्ट आफ्टर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रॉब्लम बहुत सामने खड़ी हो गई इंडिया के सामने, जो कि इंडिया ने कभी फेस नहीं की थी। वो है क्राइसिस की प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो हमारे पास में इंडिया के जो है 2 बार क्राइसिस आया था। एक आया था 1991 में और एक आया था 2008 में। जो 1991 में जो क्राइसिस आया था वो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, उसके वजह से 1991 में आया था, जिस वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा तरीके से बैकफुट पे आ गया था और जिसमें पेमेंट ऑफ क्राइसिस भी जिसको कहा जाता है, क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट ज़्यादा करता था और एक्सपोर्ट कम करता था। इंडिया यानी बाहर की चीज़ें ज़्यादा मंगाता था और यहाँ से चीज़ें कम भेजता था।
तो ये कारण माना जाता है कि 1981 में जो क्राइसिस आई थी ये मेनली कारण था इसका, मगर उसके बाद इंडिया ने बूस्टअप किया। फिर उसके बाद 2008 में जो क्राइसिस आई थी बताया जाता है ये तो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल इसने जो है अपना पूरा फैलाव किया था, जिस वजह से इंडिया बीच बच नहीं पाई थी। मगर इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज था और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री माना जाता था, इस वजह से ये ज़्यादातर इफेक्टेड नहीं हो पाया। और उस समय के जो हमारे थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसको कहा जा सकता है कि बचा लिया था इंडिया को। मगर ये पूरे वर्ल्ड में इसने बहुत तबाही मचाई थी और इंडिया पे इफेक्ट आया था, मगर उतना ज़्यादा वर्ल्ड के मुकाबले नहीं आ पाया था। तो और उसके आगे आपको मैं बताता चलूँ कि आगे अगर मैं चलूँ कि तो कुछ ये सब प्रॉब्लम को जब कोप अप हम करते रह रहे थे, तो उसके साथ अगर हम देखा जाए तो 1991 और 2008 के बाद जो क्राइसिस के बाद हर बार इंडिया बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई है, बहुत ही ज़्यादा इसने बूस्टअप किया अपनी ग्रोथ को, बहुत क्राइसिस के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और ये मानना पड़ेगा इंडियन जो भी हमारे एमपीज़ थे और हमारी जो भी उस समय की जितनी नीतियाँ थी, जितनी भी पॉलिसीज़ हमने अपनाई थी, काफ़ी वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इंडियन माइंड इज़ द बेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड, ये कहा जाता है, ये अमेरिकन भी मानते हैं। और ये हमारे लिए प्राउड का मूवमेंट है, क्योंकि हमने जो अपनी एजुकेशन हासिल की है, हमने जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, वो बहुत ही दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। और बोला गया था कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है 2014 और 2018 में। तो यह सवाल आपके लिए क्या है, ऐसा क्या हुआ कि 2014 और 2018 में इंडिया को एक फास्ट ग्रोइंग नेशन के तौर पे देखा जाने लगा? और इन डाटा को देखकर आप बता सकते हैं और अपने राय भी इसमें दीजिएगा कि क्यों 2014 से लेकर 2018 के बीच में वर्ल्ड ने ये बोला कि इंडिया आने वाले समय पर बहुत ही तेज़ी से ग्रोइंग करने वाली इकनॉमी बन सकती है पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुआ था और जिसमें मोदी जी चुन के आए थे और इन्होंने इंडिया की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्योंकि करप्शन की बात की गई, करप्शन बहुत स्लो डाउन हुआ। क्या हुआ करप्शन स्लो डाउन, ये आपको फैसला लेना था और आप अपनी राय इस पे दीजिएगा। तो इस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करके आपकी राय का मैं इंतज़ार करूँगा। और ये कुछ आंकड़े मैं आपको बताते चलूँ जो अभी प्रेजेंटली के हैं, जो प्रेजेंटली इकनॉमी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप सब देख रहे हैं। तो इस हिसाब से जो पहले के कुछ आंकड़े थे उसको भी मैं आपको रखता हूँ और आज के आंकड़े भी मैं रखता हूँ। सबसे पहला जो इकनॉमी के भी जो बेस पे है वो है इकनॉमी में जितने भी हम अचीव करने के लिए जो सोच रहे थे। 2002 में इंडियन इकनॉमी $500 बिलियन की इकनॉमी बनने का लक्ष्य उन्होंने रखा था। क्या वो पा पाई? और 2007 में इंडियन इकनॉमी में 1 ट्रिलियन का रखा था। क्या वो पा पाई? हाँ, ये दोनों इंडियन इकनॉमी ने अचीव किया था। तो 2015 में इंडियन इकनॉमी ने ये मापदंड जो है सेट कर दिया था कि $200 के हिसाब से अगर देखा जाए तो $2 ट्रिलियन तक जो है हम पहुंच जाएंगे 2015। क्या वो अचीव हो पाया? हाँ, ये भी अचीव हो पाया था। फिर मोदी जी ने क्या जो सेकंड कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने मोदी जी ने रखा है इसका लक्ष्य $5 ट्रिलियन। तो आने वाले टाइम पे अभी जिस तरह कोरोना चल रहा है आप देख रहे होंगे, हम ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसे इंडिया कैसे कोप अप करेगी और कैसे इसको ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। ये तो अभी हम फ्यूचर में अभी देखेंगे हमारे आने वाले डिस्कशन में। तो यहाँ पे मैं बात ये बताता चलूँ कि 2002 में जो इंडिया ने अचीव किया था वो $500 बिलियन अचीव किया था। 2007 में इंडियन इकनॉमी में जो अचीव किया था वो $1 ट्रिलियन अचीव किया था। आपका बगल में इधर आ रहा होगा, उस सारी चीज़ें आपको एक स्लाइड में दिख भी रहा होगा। और 2015 में $5 ट्रिलियन अचीव किया था। और इसी के साथ साथ जीडीपी की अगर बात मैं करता हुआ चलूँ यहाँ पर, तो 2019 से लेकर 20 तक जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 5% थी। और फिर 2020 और 21 में जो मापदंड जो सेट किया गया था उससे कम हो गई, जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% रही है। और जो आने वाले दिनों में 2021 और 22
का जो सेट किया गया है जीडीपी रेट वो है 7.4%, क्योंकि कोरोना पे हद तक वैक्सीन आ गई है, इस वजह से ये देखा जा रहा है। और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जीडीपी हमारी बूस्टअप करेगी, क्योंकि पिछले 2 बार के क्राइसिस का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं हाँ कि हर बार क्राइसिस भाई इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है और ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है। तो उसी बेस पे देखते हुए हमने ये बोल रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे हैं कि हाँ, इंडिया जो है 2021-22 में जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 7.4% तक अचीव कर सकती है। इस पे आपका क्या ख्याल होगा, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, इंडिया विल अचीव इट्स जीडीपी ग्रोथ इन 2021 एंड 22। और आखिरी में मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, हमारे इंडिया के बारे में जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, और जीडीपी सेक्टर में हमारे क्या क्या गोल्स हैं जिसमें हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर पे देखा जाए तो 15.4% हम जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर इंक्लूड किया जाए जीडीपी में तो 15.4% है जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर है 23%, सर्विस सेक्टर है 61.5%, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर इसको कंपेयर किया जाए बहुत ही ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर हमारा जो है बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हुआ है, चाहे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। यानी आईटी सेक्टर हमारा ग्रोथ हुआ है, ये हमें मानना क्या पड़ेगा, ये हम देख रहे हैं और हुआ है, वर्ल्ड ने भी ये बात मानी है। और फ्यूचर जो इंडियन इकोनॉमी का है वो हम ये देखते हुए नज़र आ रहा है, जिस तरह मोदी जी ने इसको सेट किया है $5 ट्रिलियन का, कि नहीं, हम इन फ्यूचर 2022 तक हम जो है $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो आने वाले दिनों में मैं यही आशा करता हूं कि ये जो $5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है वो हिंदुस्तान बहुत जल्द से जल्द अचीव कर सके, क्योंकि हमारी नीति आयोग जो हर साल जो बनती है, पहले 5 ईयर प्लान था, मगर अब ये नीति आयोग मोदी जी ने इसको बनाया था, जो कि हर साल हम अपने गोल सेट करते हैं, हम उसको अचीव करेंगे। तो अब साल भी शुरू होने वाला है 2021, और ये साल हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा, मैं इसकी कामना भी करता हूँ। और आज के डिस्कशन से ये निकलता है कि आप ये समझ जाइए कि हमारी पास्ट क्या थी, प्रेजेंट क्या थी, फ्यूचर क्या है। ये सवाल, इसमें कई सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, और ये हमारे हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में होना चाहिए। ये सवाल पे हमें गौर करना चाहिए कि हम अपने तरीके से अपने इकोनॉमी को क्या दे सकते हैं। हम किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो मीडिया का सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर की बात किया, हमारा क्या दायित्व बनता है, हमको क्या देना चाहिए अपने देश के लिए, क्या करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। इसके आगे कई टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन जारी रखूँगा, और आपके मैं कमेंट का भी मैं देखता रहूँगा, और आपके भी मैं आंसर देता रहूँगा। और आज तक के लिए बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको बताते चलूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको इतना फैलाइए, इतना शेयर करिए कि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स भी इसको देखें और समझें, और वो क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस पूछें, और नॉलेज, क्योंकि नॉलेज गेन होगी तो ही हम अपने देश को कुछ दे सकते हैं। तो जब तक के लिए शुक्रिया और नमस्कार। आप देखते रहिए हिंदुस्तानी अब तक।